वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससीएम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 8th 9th 10th 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों, मेरी लाइफ का केवल एक ही उद्देश्य है, जो गरीब से गरीब बच्चा है वो हमारे इस चैनल राहुल यूपीएससीएम से फ्री में पढ़ सके। मेरा उद्देश्य किसी बच्चे से फीस लेना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल उसे फ्री में समझाना है। क्योंकि कोई अगर ज्ञान बांट रहा है, अगर हम उस ज्ञान बांटे पे अगर फीस मांगे तो बहुत बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी बच्चे को समझाने के बाद उससे फीस लूँगा, बट प्यारे बच्चों, कुछ मजबूरी ऐसी है कि जो मुझे थोड़ा सा आप लोगों से फ़ीस मांगना पड़ जाता है। ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनसे मैं थोड़ा बहुत फ़ीस लेता हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन है उनके लिए फ्री लेक्चर है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। उनको सारे नोट्स जो मैं यहाँ ऑफलाइन में समझाऊँगा वही नोट्स मैं आपको ऑनलाइन दूँगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा पढ़ सके। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो फ़ीस नहीं दे पाते, तो ऐसे बच्चों से मैं फ़ीस नहीं लेता। मेरे यहाँ बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम इतनी फ़ीस नहीं दे पाएंगे, थोड़ा कम कर लो, हमारे घर में दिक्कत। तो मेरा मन एकदम पिघल जाता है, मैं एकदम फ़ीस कम कर लेता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि किसी बच्चे के भाई तो फ़ीस इतनी दे, क्योंकि फ़ीस लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि जैसे गरीबी मैंने देखी है ना, मुझे मालूम है, एक गरीब बच्चे को ही मालूम होता है कि पढ़ना और मेहनत करना क्या चीज़ होती है। हमारे एक सर थे जो तब जब उन्होंने हमसे फ़ीस नहीं ली थी। ऐसे महान लोग अगर इस भारत देश में हो जाए तो जो गरीब बच्चे हैं वो सभी पढ़ सकते बिल्कुल सही से। ठीक है, शिक्षा में कोई फ़ीस या भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो बच्चा अगर मान लिया जो बच्चे पे फ़ीस नहीं है तो उन बच्चों को एकदम फ्री में पढ़ा देना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही रहता है। अगर प्यारे बच्चों, आपके सपोर्ट से अगर भविष्य में मैं अगर यूट्यूबर बनता हूँ तो गरीब बच्चों को मैं अपने भारत देश के फ्री में पढ़ाऊँगा। उनके लिए एक संस्था आयोजित करने के बाद उन सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊँगा। इस बात का ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, बस मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आज फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे की बातें होती रहेगी। तो आप बच्चों, आप मेरी मजबूरी को समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य किसी बच्चे से फ़ीस लेना नहीं है, बट कुछ मजबूरी की वजह से मुझे आपसे फ़ीस लेना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे घर में सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और वैसे मेरा अगर अपना रूम होता, मतलब अगर मेरा अपना घर यहाँ हरिद्वार में होता तो मैं आप सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाता, लेकिन मेरे पास मैं खुद यहाँ रूम के रेंट पे रहता हूँ, इसलिए जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनसे थोड़ा बहुत मैं फ़ीस ले लेता हूँ। बट अगर मैं कभी यूट्यूबर बनता हूँ तो आप सभी बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। जो भी हमारे भारत देश के गरीब बच्चे हैं उन सभी बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊँगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बस मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, आप मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, बस। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए तो सब कुछ फ्री है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन वो आराम से पढ़ सकते हैं। जो वही सारा कंटेंट A to Z आपको ऑनलाइन मिलेगा प्यारे बच्चों। जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वही कंटेंट आपको A to Z ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते हैं, यही है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो भी इस लेक्चर को बिल्कुल सही से पढ़ सके, इस लेक्चर से ढंग से पढ़ सके। ठीक है, तो आपको लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चों। अगर कहीं पर अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आपको कमेंट बॉक्स से में जाकर आपको कमेंट करना है प्यारे बच्चों। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है, अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए प्यारे बच्चों, तो उस टॉपिक के ऊपर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर हमें ये टॉपिक समझाओ और ये क्वेश्चन समझाओ और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का ये क्वेश्चन समझाओ। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएगा, जो पर्टिकुलर टॉपिक आपने मुझे बताया है। ठीक है, तो अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास 9th है और इसका चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का जो लेक्चर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में प्यारे बच्चों, जो चैप्टर नंबर 13 है ना, इसके जो मैं आपको 3 लेक्चर दे चुका हूँ। मतलब एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। आज 4 क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो लेक्चर को आप ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सभी बच्चे इस
चैनल से जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 13.1 है। पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन चैप्टर नंबर 13 का ये 13.1 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ध्यान से सुनिएगा पहले क्वेश्चन को, कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। प्यारे बच्चों, एक डब्बा है जिसके अंदर के पेंट भरा हुआ है, उसका एरिया हमें दे रखा है, और एक ईंट है, एक जो ईंट है उसकी हमें विमाएं दे रखी है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। विमाएं का मतलब क्या होता है, विमाएं को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस, और इसको बोलते हैं लंबाई, चौड़ाई। और विमाएं क्या होती है, देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, विमाएं बोलते हैं एक साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट है इतना। अब इस पेंट से मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, देखो किसी डिब्बे में पेंट भरा हुआ है। अब ये कहता है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले देखिए आपको क्या समझना है। देखिए एक डब्बा है, मान लिया, आपको समझना है। देखिए पहले मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, रफ में समझा रहा हूँ। एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर क्या भरा हुआ, पेंट भरा हुआ। प्यारे बच्चों, क्या भरा हुआ है, पेंट भरा हुआ है। अब वो पेंट कितना है, देखिए इस डब्बे के अंदर जितना पेंट भरा हुआ है, यानी इस डब्बे ने जितने पेंट को घेर रखा है उसका एरिया आपको दे रखा है। भरा हुआ पेंट कितना है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल पर इस डब्बे के अंदर पेंट भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या कहता है, इस डब्बे के पेंट से, देखिए इस डब्बे के अंदर जो पेंट भरा हुआ है, इस पेंट से हमारे पास एक ईंट है। मान लिया ऐसे एक ईंट बनती है। प्यारे बच्चों, आपने ईंट देखी होगी, इस तरह की आपने कहीं पर ईंट देखी हुई, ईंट। ठीक है, ये मतलब एक ईंट है, ये एक ईंट बनी हुई। ईंट मतलब जिससे दीवार बनती है। आपने ईंट को देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम है ईंट क्या होती है। तो इस डब्बे के अंदर इतने एरिया पर पेंट भरा हुआ है, और इस पेंट से ये पूछता है कि ऐसे ऐसे में कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। इस डब्बे के पेंट से ऐसे ऐसे कितने ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने पेंट से हम ऐसे ऐसे कितने ईंटें पेंट कर सकते हैं। एक ईंट की हमें डायमेंशंस गिवन है, एक ईंट का हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है। देखिए अगर कहीं पर ऐसे कोई नंबर मिलता है 22.5 गुणा 10 गुणा 7.5, कहीं पर अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर मिलता है, प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर इस फॉर्मेट में कोई नंबर मिलता है कि 22.5 इंटू 10 इंटू 70 यानी 7.5, एक बार दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5, अगर कहीं पर इस प्रकार का कोई नंबर मिलता है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो सबसे पहले वाला जो नंबर लिखा होता है वो होता है लंबाई, लेंथ। क्या होती है वो, लंबाई। इसको शॉर्ट में एल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या होती है, लंबाई होती है। अब इनटू के बाद देखिए, ये एक ऑर्डर है, ये एक सीक्वेंस है, ये एक फिक्स सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में आपको सवाल को सॉल्व करना। देखिए अगर 3 नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में दे रखे है ना, तो ये देखिए ये जो 3 नंबर एक साथ है, इनको विमाई बोलेंगे। जो ये 3 नंबर एक साथ दे रखी है ना, ये एक इस ईंट की क्या दे रखी है, विमाएं दे रखी है। लेकिन इस इंटू से पहले वाला जो नंबर है ना, उसको हमेशा लंबाई बोलेंगे, वो लंबाई की वैल्यू होगी। और जो दूसरा वाला नंबर होता है उसको बोलेंगे चौड़ाई, ब्रेथ, यानी वो क्या होता है, चौड़ाई की वैल्यू होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो दूसरे नंबर पे आएगी वो वैल्यू चौड़ाई की होगी। किसकी होगी, चौड़ाई की होगी। और जो वैल्यू इंटू के बाद
तीसरे नंबर पे आएगी वो ऊंचाई की वैल्यू होगी। प्यारे बच्चों वो किसकी वैल्यू होगी? ऊंचाई की वैल्यू होगी। ऊंचाई यानी हाइट की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये एल होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। आपको बात समझ नहीं? अगर कभी भी इस प्रकार से विमाई दे रखी होगी आपको, अगर कभी भी इस मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में अगर आपको विमाई दे रखी, डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा लेंथ कहलाती है और सेकंड वाली ब्रेथ और थर्ड वाली हाइट। ठीक है, ये आपको बिल्कुल पक्का होनी चाहिए, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल पक्का होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से पहले, अगर 22/5 है, अगर कभी भी इस प्रकार के फॉर्मेट में अगर नंबर आपको दी गई है, विमाएँ दे रखी है, तो सबसे पहली वाली को लंबाई बोलेंगे, दूसरी वाली को चौड़ाई बोलेंगे और तीसरी वाली को ऊंचाई बोलेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना, देखिए इस ईंट में ये लंबाई हो जाएगी 22.5 और ये क्या हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस ईंट को बनाओ आप ऐसे। ठीक है, देखिए ये तो रफ काम था, ये तो इतना जो मैंने समझाया ना, ये बिल्कुल रफ काम था, बेसिक के आधार पे मैंने समझाया है। अब इसको फेयर कॉपी में कैसे करना है, आपको एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, अब उसको बिल्कुल रफ मतलब अब इसको फेयर में करते। देखिए अब फेयर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से। फेयर में देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, जो फेयर में करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो एक ईंट का डायग्राम बना लो आप खाली यहाँ पर। अब देखिए ईंट आपने देखी होगी, कि ईंट कैसे बनती है। प्यारे बच्चों ईंट बनती है क्यूबाइड की शेप की। आपको मालूम है कि आपने जब ईंट देखी होगी तो ईंट की शेप की बनती है, ईंट बनती है क्यूबाइड की शेप की। प्यारे बच्चों ईंट की शेप की बनती है, ईंट क्यूबाइड की शेप की बनती है, यानी घनाभ की शेप की बनती है। ऐसे आपने ईंट देखी होगी। ऐसे ऐसे ईंटें उस डब्बे के पेंट से ऐसे हम कितने ईंटें पेंट कर सकते हैं, यानी ईंटों की संख्या बतानी है। देखिए अब एक ईंट की देखिए ऐसे में नंबर लिखा था, मैंने क्या समझाया था अभी आपको, मैंने समझाया था प्यारे बच्चों क्वेश्चन। हाँ देखिए 22.5 इंटू 10 इंटू में 7.5 ऐसे नंबर लिखा हुआ है। तो जो नंबर पहले होता है वो लंबाई होती है एल, जो नंबर मतलब दूसरे नंबर पे आता है मल्टीप्लाई के बाद वो होती चौड़ाई बी, और जो तीसरे नंबर पे आता है वो ऊंचाई एच होती है। प्यारे बच्चों वो ऊंचाई एच होती है। ठीक है, तो देखिए ये लेंथ, ये एक ईंट का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। लंबाई यानी आपकी होगी 22.5, इतनी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे वैल्यू आती है वो चौड़ाई होती है हमेशा, यानी ब्रेथ बी, यानी यहाँ पर ये इसकी चौड़ाई है, तो 10 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी और यहाँ पे सेंटीमीटर आपको जरूर लिखना है। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएगी ना ये वैल्यू, ये ऊंचाई होती है 7.5, तो 7.5 इस फिगर की ऊंचाई है, इस ईंट की क्या है ऊंचाई होगी। तो यानी इतनी विमाओं वाली हम कितनी इतनी विमाओं वाली हम कितनी ईंट उस डब्बे के पेंट से पेंट कर सकते हैं। हमें बताना है कि उस डब्बे के अंदर जो पेंट भरा हुआ है और उस पेंट से ऐसे ऐसे विमाओं वाले हम कितनी ईंट को पेंट कर सकते हैं, यानी ईंटों की संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है? ईंटों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम देखिए इसको रब करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन को पहले दोबारा पढ़ते हैं कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, इन ईंटों की संख्या आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले एक ईंट का आपको मालूम है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईंट की विमाई का मतलब क्या होता है लंबाई। तो ईंट की, अब देखिए प्यारे बच्चों ईंट की विमाई का मतलब क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले ईंट की लंबाई यानी एल बराबर कितनी दी गई है 22.5, ये है इसकी लंबाई 22.5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। उसके बाद ईंट की चौड़ाई, जो एक ईंट है ना उसकी हमें चौड़ाई गिवन है
तो वो सारी हमें सीक्वेंस में लिखना पड़ेगी। चौड़ाई यानी ब्रेथ बी, चौड़ाई कितनी है, देखिए ये है इसकी 10 सेंटीमीटर। फिर लिखो यहाँ पर ईंट की ऊंचाई, देखिए ईंट की ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों, ईंट की ऊंचाई यानी जो h है वो क्या है 7.5 सेंटीमीटर है। जो ईंट की ऊंचाई h है डियर स्टूडेंट वो क्या है 7.5 सेंटीमीटर है। अब पहले इस एक ईंट का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेंट कहाँ पर होगा, पेंट आगे वाले सरफेस पे होगा, ईंट के पीछे वाले पर होगा, ऊपर वाले पे होगा, फिर नीचे वाले पर होगा और लेफ्ट वाले पर राइट वाले पर होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए सभी जगह हमें पेंट करना है, तो मतलब इस ईंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखो, इसीलिए ईंट का देखिए ये सिंबल किसका है, एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे, ये सिंबल होता है इसलिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देयरफॉर। चलो तो आपको छोटी मोटी बातें जो भी हम सवाल में यूज करेंगे सभी आपके लिए साइड में लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे सभी बातें में आपको जो भी मैं यहाँ यूज करूँगा सिंबल की फॉर्म में वो सभी बातें मैं साइड में लिख दूंगा ताकि आपको एकदम प्रॉपर रूप से याद रहे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्या करना है, ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों ध्यान से कि ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये ईंट घनाभ के आकार की यानी क्यूबाइड की शेप की है, तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 × LB + BH + HL होता है। तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। देखिए 2 कितना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि जो 2 तो सेम रहेगा, लेंथ कितनी है 22.5 है, ब्रेथ भी कितनी है 10 है, फिर ब्रेथ कितनी है 10 है, हाइट कितनी है 7.5 है, और हाइट कितनी है 7.5 है, और लेंथ कितनी है 22.5। देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैंने बोल दिया कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 22.5 लिखा है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपको 22.5 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। देखो पहले तो आपको 22.5 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर देखिए एक जीरो, तो एक जीरो यहाँ पर हो रहेगा, तो अब एक जीरो के बाद पॉइंट आएगा तो यानी 225 हो जाएगा। जब आप इसकी और इस नंबर की इंटू करते हो ना तो एक जीरो यहाँ पर काउंट हो जाएगा, और पॉइंट 1 नंबर के बाद के लिए तो फिर यानी जीरो के बाद पॉइंट आएगा, यानी 225 के अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 225 मिल जाएगा सीधा। 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। अब ध्यान दीजिएगा आगे सेम यहाँ पर करना है। देखिए अब देखिए 7.5 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है, तो अब 7.5 में इससे इंटू करते ही एक जीरो यहाँ पर हो रहा जाएगा, एक जीरो आने से पॉइंट एक नंबर बाद आएगा, तो यानी यहाँ पर केवल 75 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जीरो बचेगा, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। अब सेम देखिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी, तो यहाँ थोड़ा नंबर बड़ा है तो इसकी मल्टीप्लाई करके मैं साइड में दिखा दूँ। देखिए 225 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 7.5 से, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जो 25 यानी 5 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 2 जो 10 2 12 2 कैरी, यानी 5 5 जो 25 2 कैरी, 5 2 जो 10 12 1 कैरी, 5 2 जो 10 और एक 11, ठीक है। फिर 7 से करना है, 7 5 जो 35 3 कैरी, और 7 2 जा 14 और 3 कितना हुआ 17 का 7 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 कितना होता है 15 होता है। अब इसको आपको ऐड करना है, 5 5 2 7 8 6 1, ठीक है। 5 1 6 हो गया, 1 का 1 हो गया। अब देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा ना, देखिए 2 डिजिट के बाद, देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है,
2 डिजिट के बाद देखिए 1 डिजिट के बाद इधर है और 1 डिजिट के बाद इधर है, तो फाइनली यहाँ आंसर में क्या आता है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता है राइट साइड से, 2 डिजिट के बाद यानी पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यानी 7.5 की जब 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 168.75 मिलेगा प्यारे बच्चों, 168.75 मिलेगा। अब जो नंबर ब्रैकेट के अंदर है ना, बोर्ड मास के रूल से आपको इनको पहले सॉल्व करना है, इनको ऐड करना है, ध्यान रहे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा, बस आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आपको बिल्कुल धैर्य रखना है। पहले देखिए ध्यान से, अब देखिए आपको पहले तो देखिए, अगर आपको ऐड करने में सीधा इनको एक साथ दिक्कत होती है ना, तो पहले आप क्या करो, इन दो नंबर को ऐड करो साइड में लिखे, देखिए ऐसे 225 यानी 225 में आपको 75 को ऐड करना है, 75 को ऐड करना है, तो पहले इन दो को ऐड कर लो आप। 5 कितना होगा, 10 की 0, 1 हासिल हो जाएगा, 7 2 कितना होगा, 9 1 10 की 0, 1 हासिल, 2 1 3। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कितना आ रहा है, 225 में जब आप ऐड करते हो 75 तो कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करके मैं क्या लिख दूंगा, 300 लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये नंबर सेम रह गया, इसको भी आप साइड में लिख दो। मैं केवल देखो, मैं एकदम बेसिक रूल से समझा रहा हूँ ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उसको भी समझ में आ जाए, और जिसने आज तक जोड़ गुणा घटाना भी नहीं सीखा होगा वो भी यहाँ पर सीख सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा शिक्षा को सही से सीख सके। ठीक है, तो ध्यान रहे। अब देखिए मुझे 168.75 में आपको ये ऐड करना है 300। देखिए पॉइंट से पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 300। अब देखिए 300 में पॉइंट नहीं था तो यहाँ आप पॉइंट मान लोगे, और पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो आप 0 मान सकते हो। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती प्यारे बच्चों, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। अब इसको ऐड करो, 5 का 5, 7 का 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 8 का 8, 6 का 6 और 3 और 1 4। ठीक है, इतना आएगा। तो यानी देखिए ध्यान से, जब मैंने इसको ऐड करा ना, जो वैल्यू ब्रैकेट में लिखी है, जब मैंने इसको ऐड करा तो मुझे क्या मिला, 468.75 मिली है मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करके क्या मिला, 468.75 मिल गया। अब मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 2 7 जा, देखिए नहीं 5 है ना यहाँ पे, देखिए 2 5 जा कितना होगा, 10 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 15 का 5, फिर 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17 का 7 1 कैरी, 2 6 जा 12, एक 13 का 3, फिर 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9। इतना हो जाएगा। और पॉइंट देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट, देखिए राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी आंसर में भी क्या आएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा राइट साइड से, नहीं यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, यानी अब देखिए पॉइंट के बाद जो यहाँ पर 0 है इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो इसको हम समथिंग क्या लिख सकते हैं, 937.5 सेंटीमीटर में था ना। देखिए अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर सेंटीमीटर में है तो इसका क्षेत्रफल जो एक ईंट है इसका क्षेत्रफल भी क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसको यहाँ तक ध्यान से लिख ले, कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इसको यहाँ तक लिख ले। अब प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए इसके बाद आपको कैसे करना है। देखिए बिल्कुल ध्यान से, आपने नोट कर दिया होगा। अब देखिए, अब हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं आगे, प्रश्न पढ़ने के बाद हम लिखेंगे कि इसने क्या दिया है प्रश्न में। आगे देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में कहता है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। तो अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दिया है कुल क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों कुल क्षेत्रफल आपको क्या दिया है, मतलब जितने क्षेत्रफल पे आपको पेंट करना है उसका कुल क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, जो डब्बे के अंदर पेंट भरा हुआ था उस पेंट से हम कितने क्षेत्रफल पे पेंट कर सकते हैं उसका हमें
एरिया दे रखा है, डब्बे का जो पेंट है उसको हम जितने क्षेत्रफल पे पेंट कर सकते हैं ना, वो आपको उसका एरिया क्वेश्चन में दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुल क्षेत्रफल बोल के चलेंगे। ठीक है, जो उसने दे रखा है ना क्वेश्चन में कि इस डब्बे के पेंट से इतने क्षेत्रफल पे हम पेंट कर सकते हैं, वो क्षेत्रफल उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्षेत्रफल दिया है आपको। देखिए, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कुल क्षेत्रफल उस डब्बे के पेंट से हम कुल कितने एरिया पर पेंट कर सकते हैं, उसका एरिया हमें दिया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, कुल क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वो क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 9.375 मीटर स्क्वायर दे रखा है, मीटर में दे रखा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मीटर में। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात देखिए आपको यहाँ पर समझनी है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर समझनी है कि देखिए एक ईंट का जो विमाई थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी, लेकिन उस डब्बे के पेंट से जितने एरिया पर हमें पेंट करना कुल क्षेत्रफल, उसका जो एरिया हमें दे रखा है मीटर स्क्वायर में। यानी इसका मतलब ये है कि या तो आप इस वैल्यू को या तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप चेंज कर दो मीटर स्क्वायर में, या तो आप मीटर स्क्वायर को चेंज कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर सेंटीमीटर को आप चेंज करना चाहते हो मीटर में, तो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, फिर यहाँ करना पड़ेगा, और अगर आप सीधे यहाँ पर करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। पर लेकिन अब देखिए, अब हमने ये किया है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये दे रखा है ना मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए ध्यान से, आपने एक बात पढ़ी है, देखिए आपने क्या पढ़ा है, आपको पहले यहाँ पर समझना है कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं। देखिए ध्यान से, एक मीटर यानी 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं दोनों साइड, अगर बोथ साइड में अगर स्क्वायर कर दूं, अगर दोनों पक्षों का मैं वर्क कर दूं, देखिए यहाँ पर भी मैंने वर्क कर दिया है, यानी दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, मीटर का क्या होगा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। देखिए 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000, यानी 100 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, 10,000 होगा। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। ठीक है, और सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 9.375 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो यानी इस नंबर से जो 10,000 जो यहाँ पर लिखा गया है, इससे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक का हमें मालूम है ना कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 9.375 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो हमें मिल जाएगी इसमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए ये भी आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है, इसको आप कहीं रफ में लिख लें। तो यानी अब इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10,000 से। तो 9.375 इंटू मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अब देखिए इसके बाद देखिए 9,375 को सेम रखना है, 1 2 3 4 0, तो इसके आगे मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने से इसके आगे 4 0 हो जाएगी। अब देखिए पॉइंट 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट था, तो यानी राइट साइड से हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो 3 नंबर, यानी देखिए यहाँ पर 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो अब इस नंबर में हम क्या करेंगे, राइट साइड से 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यानी यहाँ से हमने 3 नंबर छोड़ के, देखिए इस नंबर में 3 नंबर के बाद पॉइंट था, तो इसका मल्टीप्लाई कराने से हमें ये नंबर मिल गया पूरा। अब इस नंबर में क्या करेंगे, राइट साइड से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 3 नंबर के बाद मतलब 1 2 3, यानी 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो यानी अब पॉइंट के बाद जो 0 0 है उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो मतलब 93750। अब ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया प्यारे बच्चों, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको बताना था कि उस क्षेत्रफल से कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। जो उस पेंट का क्षेत्रफल आपको दे रखा था ना ये वाला, इतने क्षेत्रफल से हम कितनी
ईंटों को पेंट कर सकते हैं, तो ईंटों की संख्या आपको बतानी थी। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से आपको समझना है। अब इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए इसके बाद देखिए अब आपको क्या लिखना है कि माना ईंटों की संख्या हमने मान लिया कि ईंटों की संख्या जो उस क्षेत्रफल के मतलब उस पेंट के क्षेत्रफल से कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, हमने मान लिया कि माना ईंटों की संख्या बराबर n ईंटें पेंट की जा सकती है, तो n मान लिया। अब आपको यहाँ पर एक शर्त याद रखनी है, अगर आपको ईंटों की संख्या बतानी है ना, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला देखिए, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर जो ईंटों की संख्या होगी ना, ईंटों की संख्या होगी यानी n बराबर क्या होगा, कुल क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुल क्षेत्रफल बटे में एक ईंट का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटे में एक ईंट का जो हमने निकाला। देखिए हमारे पास एक ईंट थी, इस एक ईंट का एरिया क्षेत्रफल कितना आया, 937 यानी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे ये है एक ईंट का क्षेत्रफल, तो एक ईंट का क्षेत्रफल आपको ऐसे लिख देना है कि कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो अब आपको इसके बाद वैल्यू पुटअप करनी है। इसके बाद देखिए आपको वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको मैं डीपली आपको समझा रहा हूँ। देखिए कुल क्षेत्रफल कितना निकाला मैंने, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या था, ये था आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में देखिए आपने 10,000 से मल्टीप्लाई करते ही सार इस पूरे नंबर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया था, तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए कुल क्षेत्रफल ये दे रखा था, इसको सेंटीमीटर में चेंज करा तो क्या किया, तो ये आंसर आया। ये हमारे पास कुल क्षेत्रफल की वैल्यू होगी। अब एक ईंट का क्षेत्रफल आपने यहाँ पर निकाला, देखिए 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपने सेम लिख दिया। ठीक है, अब दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम होगी, दोनों की मात्रक बिल्कुल सेम होगी। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको देखिए अब आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, 93750। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर रह गया, तो अब यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर एक जीरो होल लगा दूंगा, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर एक जीरो हो रहेगी, तो यहाँ क्या बचेगा 9375। ठीक है, देखिए नीचे 1 नंबर के बाद पॉइंट था, तो नीचे का पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर क्या करूँगा, एक जीरो होल लगा दूंगा, तो नीचे से पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए 9375, देखिए 9375 से 9375 कट हो जाएगा वन टाइम ये नंबर कट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पर एक 2 जीरो बचेगा, तो 1 के साथ में 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये देखिए क्या आया, ये संख्या आई। देखिए क्या हुआ, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो होल लगा दी, तो यहाँ से ये पॉइंट भी हट गया है। अब 9375 से 9375 1 टाइम कट हो जाएगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, अब एक 2 जीरो रहेगी, तो 1 के साथ में 2 जीरो आएगी, यानी उस डब्बे के पेंट से हम 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। उस डब्बे में भरे हुए पेंट से हम कितने ईंटों को पेंट कर सकते हैं, 100 ईंटों की। तो यहाँ पर 100 ईंटें हो गई है, 100 ईंटें। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना, 100 ईंटें। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ईंट का क्षेत्रफल निकाला और जो कुल क्षेत्रफल था उसको हमने मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करा। फिर आपको याद रखना है फॉर्मूला कि ईंटों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट के क्षेत्रफल से आपको उसमें डिवाइड करना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर लेक्चर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा एक उद्देश्य यही है कि गरीब से गरीब बच्चा हमारे इस चैनल राहुल यूपीएससी एम से एकदम फ्री में पढ़ सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसको रिपीट करना है, नोट करना है और आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स इस बात का आपको ध्यान रखना है
तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा।